हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हमारी आपके हमें तुम्हें मेरी जो अप्रोच थी फिजिक्स के क्वेश्चंस की वो बहुत अच्छी लगी। तो आप बोल रहे हो कि पूरा पेपर ही सॉल्व कर दो, रीनी 2026 फिजिक्स का पेपर। तो इसी के लिए मैं आज पार्ट 2 लाया हूँ। आज हम फिर से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अ पार्टिकल ऑफ मास m। ओके, तो जब भी बेसिक रूल इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन करते हो, पार्टिकल ऑफ मास m moves along horizontal x-axis from x equal to 0 to L. Okay, the coefficient of kinetic friction is given as this. Okay, constant है ये. Okay, where mu at L is equals to 0. The total work done by the frictional force is इतना, where g is acceleration due to gravity, the value of n is. Okay, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पार्टिकल x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक ट्रैवल कर रहा है, पर इस पाथ में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जा रहा है। और ये पता है हमें कि दे रखा है हमें एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सम कांस्टेंट माइनस अनदर कांस्टेंट इनटू x। और हमें ये भी पता है कि जो कोएरेटिव फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है एट L वो 0 है, मतलब कि म्यू नॉट माइनस अल्फा L 0 होगा। जस्ट x की जगह मैंने L सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अल्फा की हमारी वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपॉन एल। तो अब हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं वापस, तो हमारा एक्सप्रेशन आता है एट एक्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 माइनस अपॉन एल। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि हम यहाँ से कुछ x डिस्टेंस दूर है और हम कुछ dx और चले। तो जब हम dx और चलेंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा और हम आगे जा रहे हैं। तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट आगे है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा। पहले हम चलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख लेते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो होगा दिस कांस्टेंट एट दैट पॉइंट, जो हमारा म्यू है उस पॉइंट पे, और वो पॉइंट तो एक्स पे है, तो इसलिए आएगा हमारा म्यू नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल फोर्स तो हमारा एम जी ही होगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा ना वो, दैट तो एम जी इज इक्वल्स टू एन। तो ये हमारा फोर्स आ गया फ्रिक्शन का। अब हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू। हमने लिखा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ एफ डी एक्स। ठीक है, माइनस क्यों आया भाई? क्योंकि हमारा ये फ्रिक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या होना क्या था कि जो एफ फैक्टर डॉट डी एक्स फैक्टर होता है ना, और ये दोनों हमारे ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो मैंने सीधा ऐसे लिख दिया। तो इसको मैं अब इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ, ये 0 टू डब्ल्यू और ये 0 से एल। तो ये W इज इक्वल्स टू, अब जब हम इसको यहाँ रखेंगे फोर्स को, तो देखिए म्यू नॉट एम जी कॉमन है, सॉरी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, तो म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट एम जी इंटीग्रल 0 से L 1 माइनस एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसको खोलते हैं तो ये आएगा माइनस म्यू नॉट एम जी इंटीग्रल 0 टू एल डी एक्स प्लस म्यू नॉट एम जी इंटीग्रल 0 टू एल एक्स अपॉन एल डी एक्स। ठीक है, और सेकंड वाले उसमें एल भी कांस्टेंट है, तो एल भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस म्यू नॉट एम जी एक्स 0 से एल प्लस म्यू नॉट एम जी अपॉन एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये भी 0 से एल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस म्यू नॉट एम जी एल प्लस म्यू नॉट एम जी एल बाई 2, तो मतलब माइनस म्यू नॉट एम जी एल अपॉन 2। तो ये हमारा आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नेगेटिव आना था, नेगेटिव ही आ रहा है। तो
इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रखा है, इसने बोल रखा है टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज n म्यू नॉट m g l, द वैल्यू ऑफ n इज, कॉरस्पॉन्ड करें, ये रहा हमारा आंसर। तो कॉरस्पॉन्डिंग करके हाफ आ रहा है आंसर हमारा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, हमें बस एक बार इंटीग्रेट करना था क्योंकि हमारा जो करंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं था। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन। तो मीन फ्री पाथ ऑफ एन मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस ए, ओके, इन एन आइडियल गैस ए इज हाफ दैट ऑफ अनदर आइडियल गैस बी। तो ये कह रहा है कि जो मीन फ्री पाथ ए गैस में है वो बी गैस का आधा है। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ओके, एंड ये भी कह रहा है कि जो डायमीटर ऑफ ए है दैट इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स। ओके, और अब ये पूछा है कि नंबर डेंसिटीज अगर ये हैं तो हमें उनमें रिलेशन बताना है। ठीक है भाई, तो हमें पता है पहले जैसे आपको ये मीन फ्री पाथ आया है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला उसका 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि n इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर लैम्डा। तो मैं इससे ये लिख सकता हूँ कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, क्योंकि √2 पाई तो कांस्टेंट है हमारा। तो अब हम सिंपली लिख सकते हैं भाई कि NA/NB इज इक्वल्स टू लैम्डा बी DB स्क्वायर अपॉन लैम्डा A DA स्क्वायर, है ना। तो क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो बस पहले हम लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए की वैल्यू है हमारे पास 2, एंड इससे डी बी अपॉन डी ए इसकी वैल्यू आ रही है हाफ। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए 2 है। अब डी बी स्क्वायर अपॉन डी ए स्क्वायर, मतलब कि डी बी अपॉन डी ए के पूरे का स्क्वायर, तो मतलब हाफ का स्क्वायर, यानी कि हाफ। तो एन बी एन ए अपॉन एन बी हाफ आ रहा है, तो एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू हाफ, यानी कि एन ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन 2। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। क्या ये रिलेशन ऑप्शंस में है? एन इज इक्वल्स टू एन बी बाई 2, यस, ये रहा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। सिंपल था, बस हमें फॉर्मूला लगाना था और फिर रेशियो कैलकुलेट करना था। तो आगे चलते हैं। Two identical inductors are connected in two different configurations P and Q, where time varying current I is flowing as shown in the figure. The induced EMF between points A and B for the configuration is EP, and that for the configuration is Q is EQ, the ratio of EP upon EQ. ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या लिखा है? आइडेंटिकल इंडक्टर्स हैं, ठीक है, टाइम वेरिंग करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ईपी पी के लिए ईपी है एंड क्यू के लिए ईक्यू है, रेशियो पूछा है, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट करना है क्योंकि भाई दोनों सीरीज में और पैरेलल में लगे हुए हैं ना भाई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होनी थी इनकी कुछ, पर वो बोल रहे हैं नेग्लेक्ट कर देना उसको। ओके, तो मान लेते हैं इनकी एल है, ठीक है, हर एक की एल है म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस। तो पी सिचुएशन देखो, पी सिचुएशन में ध्यान से देखो, जनरली क्या होता है जब ये दो इंडक्टर देता है तो लोगों को लगता है कि भाई दोनों के क्रॉस ही पूछ रहे होंगे ईपी। नहीं, यहाँ पे ए और बी के पॉइंट्स के बीच में दे रखा है और ए और बी पॉइंट्स सिर्फ एक ही के अक्रॉस हैं। मेरे से पेपर में गलती होने वाली थी कि मैंने गलती से ये निकाल दिया था पहले पूरे उसके अक्रॉस, दोनों के मिला के अक्रॉस। नहीं, ए और बी के अक्रॉस पूछा है, यही एक ही के अक्रॉस निकालना है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो हमारा वो है सेल्फ इंडक्टेंस, वो हमें पता है कि पहले तो सेल्फ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो होता है एल इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी। तो पी के जो ए और बी है, पी की सिचुएशन में ए और बी के क्रॉस तो सिर्फ एक ही इंडक्टर है, एल आएगा, तो एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन जो क्यू है,
क्यू में क्या है, पैरेलल कन्फिग्रेशन है, दो इंडक्टर हमारे पैरेलल लगे हुए हैं, ठीक है। पैरेलल में क्या फॉर्मूला था, को याद आना चाहिए, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L प्लस 1/L विच इज 2/L, मतलब कि L इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास L/2, ठीक है। तो अब हम सीधा वही फॉर्मूला लगा देते हैं वापस, तो EQ आ जाएगा L इक्विवेलेंट DI/dt, या फिर L/2 DI/dt, ठीक है। तो अब इन्होंने सिंपली बस रेशियो पूछा EP/EQ का, ये EP ये EQ, तो EP/EQ इज इक्वल्स टू L DI/dt अपॉन L/2 DI/dt, यानी कि 2। क्या ऑप्शन में 2 है? हाँ है ना, ये रहा, आ गया आंसर। देखना इसमें उन्होंने एक चालाकी करी कि लोगों को लगता है कि वो दोनों के क्रॉस पूछ रहा होगा जनरली, अगर लोग ध्यान से ना देखें तो उन्होंने ये चालाकी करी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही के क्रॉस दे रखा है और यहाँ पे पैरेलल में करके दोनों के क्रॉस दे रखा है ऐसे। तो ये गलती मत कर देना एग्जाम में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और डायग्राम भी ध्यान से देखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। For sound waves, if the number of notes for the fifth harmonic, okay, fifth harmonic of an open-ended pipe is n, and that for the ninth harmonic of the same pipe with one of its ends closed is m, then the ratio n by m is, okay, और इसने number of nodes बोला है। तो भाई नोड्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दोनों ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के लिए ट्रू है, कि द नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू x+1, और ये x है कौन सी ओवरटोन है, वो जो पर्टिकुलर हार्मोनिक की बात हो रही है वो कौन सी ओवरटोन है। तो पहले हम देख लेते हैं एक ओपन एंडेड पाइप के लिए। ओपन एंडेड पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला NV/2L है ना, और n होता है हार्मोनिक, तो V/2L फर्स्ट हार्मोनिक, 2V/2L सेकेंड हार्मोनिक, 3V/2L थर्ड हार्मोनिक, 4V/2L फोर्थ हार्मोनिक एंड 5V/2L फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप। तो भाई ये तो हार्मोनिक्स हो गए, फर्स्ट हार्मोनिक है ना, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक एंड फिफ्थ हार्मोनिक। पर ओवरटोन अलग चीज होती है, ओवरटोन यहां से शुरू होता है सेकेंड से, ये सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन होता है, ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन होता है, ये सेकेंड ओवरटोन हो गया, ये थर्ड ओवरटोन हो गया और ये फोर्थ ओवरटोन हो गया। तो हमारा फिफ्थ हार्मोनिक फोर्थ ओवरटोन है, तो ओपन के लिए हम नोड लिख सकते हैं इसके अंदर फिर 4, क्योंकि फोर्थ ओवरटोन है +1, मतलब कि 5 नोड्स होंगे। अब वैसे ही हम एक बार उसके लिए कर लेते हैं, क्लोज के लिए, तो ये हमारा ओपन के लिए था, अब एक बार क्लोज के लिए कर लेते हैं। क्लोज्ड के लिए हमारा जो हार्मोनिक है वो ये है, हमारा जो जनरल फॉर्मूला आता है वो आता है, मतलब हमारे हार्मोनिक्स आते हैं V/2L, 3V/2L, 5V/2L, 7V/2L एंड 9V/2L, ऐसे चलता जाता है, मतलब ऊपर और नंबर्स आते हैं, सिर्फ ओनली ऑड हार्मोनिक्स पॉसिबल होते हैं क्लोज पाइप में, है ना। तो इसने पूछा है नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप विद वन ऑफ इट्स एंड्स क्लोज्ड। तो भाई इसमें भी देखो, ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फिफ्थ है, ये सेवेंथ है और ये नाइन्थ है। पर फिर से ओवरटोन अलग चीज होती है, ये हमारी फर्स्ट ओवरटोन है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड है, ये हमारी फोर्थ ओवरटोन है। 9V/2L, नाइन्थ हार्मोनिक इज द फोर्थ ओवरटोन इन क्लोज्ड पाइप। तो फोर्थ ओवरटोन मतलब कि फिर से वही नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू
x प्लस 1 मतलब कि वही 5 आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा था कि अगर ओपन एंड में n है और क्लोज एंड में m नोड्स हैं तो इनका रेशियो कितना है, दोनों ही सेम वैल्यू आ रही है भाई, तो रेशियो तो ये रहा 1 क्योंकि 5/5। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस याद रखना था कि नंबर ऑफ नोड्स इज द कौन सी ओवरटोन है प्लस 1 कर दो उतनी नोड्स होंगे बस। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। फाइनल क्वेश्चन हमारा, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L and radius R. If n is the number of turns per unit length and mu naught is the permeability of free space, the inductance of the solenoid is। सीधा हमसे फॉर्मूला पूछा हुआ है इंडक्टेंस का। सिंपल सा फॉर्मूला ऐसे याद रख लो कि जो इंडक्टेंस होती है, इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, और ये वी मैं लिख रहा हूँ, ये वॉल्यूम होती है जो मतलब एंक्लोज्ड होती है बाय द सोलेनॉइड, ये वॉल्यूम है सोलेनॉइड की अंदर की। तो वही आप उसको फिर ये इजीली ये छोटा सा फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, तो मतलब म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। क्या ये कहीं है? ये हमारा आंसर है। क्या ये कहीं ऑप्शन में है? यस, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आज का। बेसिकली हमने एक तो सीधा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, एक में भी हमें बस ये पता होना चाहिए था कि नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू ओवरटोन प्लस 1। मतलब बेसिकली अगर आपको ना भी पता होता, अगर आप इतना लिख लेते हो, ये आपको सीधा फॉर्मूला ना पता होता, आप बस इतना कर लेते कि आप एक बार लिख के देख लेते कि कौन सी ओवरटोन है, कौन सा हार्मोनिक कौन सी ओवरटोन है, और फिर आप उसमें बस 1 ऐड कर देते। फिर एक और क्वेश्चन हमने देखा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगना, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लगना था कि E इज इक्वल्स टू LdI/dt, और फिर हमें बस L इक्विवेलेंट रखना था दोनों सर्किट्स में। ठीक है, पर यहाँ पे A और B सिर्फ एक ही के क्रॉस थे, तो हमें इसमें L इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक ही के क्रॉस है और उसकी L है, मान ली हमने L। फिर हमने एक और क्वेश्चन देखा, सीधा मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन था। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और उसमें आपको बाकी इन्फॉर्मेशन तो दे ही रखी है ऊपर, और फिर आपको बस एक रेशियो निकालना था वैल्यू पुट करके। तो ये हमारा हो गया। एंड सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था बस, कि आपको जो हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट है वो वेरी कर रही है, तो जो हमारा वर्क डन है उसमें बस हमें एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई कमेंट, जस्ट कोई डाउट है या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ लीव इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।